हेलो गाइस, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटा। ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन में, यानी जो इंसान होते हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉज करते हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो प्लांट्स में, ठीक है, ये वाला, कि जो प्लांट्स में डिज़ीज़ कॉज करते हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपको ये टेबल दिख रही होगी आपको, ये वाली। इस टेबल में आपके कुछ डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं कि सम कॉमन प्लांट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा प्लांट्स में यानी पेड़ पौधों में होने वाली कुछ बीमारियां। क्लियर? जैसे सिट्रस कैंकर। ठीक है, एक पहली बीमारी, पहला वो क्या है, डिजीज़ का नाम क्या है आपका, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मतलब ये क्या होता है, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, मतलब सिट्रस फैमिली के प्लांट्स में होता है। ठीक है। अब बोलोगे सिट्रस फैमिली क्या होती है, तो सिट्रस फैमिली होती है जैसे जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बोलोगे सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो बेटा जैसे जो संतरे होते हैं और जो नींबू होता है, जो इस तरह के फल होते हैं ना, इस फैमिली के, इस ग्रुप के जो फल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट। ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट में ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। और किससे होती है, मतलब क्या होता है इसका फैलने का कारण, एयर। ठीक है। इस सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो आपने कभी देखा होगा कि जो घरों में माल्टे का पेड़ होता है, नींबू का पेड़ होता है, कभी क्या होता है उनकी पत्तियों पे ना जाले जाले से लग जाते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल पत्तियां ऐसी हो जाती हैं कि मुरझा सी जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। ओके, अब नेक्स्ट है आपका रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ का नाम क्या है, नेक्स्ट जो बीमारी है जो प्लांट्स में होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो कौन सी होती है, रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट का मतलब क्या हुआ कि गेहूं के पौधे में, गेहूं की जो फसल होती है उसमें ये रस्ट लग जाता है। रस्ट का मतलब होता है एक तरीके से जंग लगना। ठीक है, रस्ट का मतलब क्या होता है, एक जंग लगना। तो ऐसे ही जो गेहूं के पौधे में होता है वो क्या होता है, जंग जैसा लाल लाल कुछ रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग मतलब पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो बालियाँ होती हैं ना वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो बालियाँ उसकी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और पाउडर जैसी बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ व्हीट। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका, अच्छा, ये जो रस्टिंग ऑफ वीट है, यानी पौधे, वीट के पौधे में जो ये रस्ट लगना एक बीमारी है, जो वो किसके कारण होती है, वो फंजाई के कारण होती है। ठीक है, और किसके कारण फैलती है, एयर एंड शीट्स के द्वारा। ये कैसे कैसे ट्रांसमिटेड होती है, एयर एंड शीट के द्वारा, हवा के द्वारा भी होती है। एक बाली दूसरी बाली से टकरा गई तो दूसरी बाली भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और शीट भी ऐसे ही, उस बाली में शीट्स होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, गेहूँ की बाली में क्या होते हैं, ऐसी नहीं होती, गेहूँ की बाली इस तरीके से। ठीक है, इसमें बालियाँ, गेहूं के शीट्स निकले हुए रहते हैं। तो ये शीट्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं तो मतलब एक बाली अगर ख़राब होगी तो सारा खेत जो है इसकी चपेट में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो बीमारी है आपकी प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो होती है वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ठीक है, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो भिंडी आपको सबको पता है, भिंडी आप देखी होगी आप लोगों ने। तो भिंडी में क्या होता है कि येलोइश कलर के डिज़ीज़ का नाम है येलो वेन मोज़ेक। तो भिंडी की जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं बेटा, पीली सी होने लग जाती हैं। और अगर आपको पता है लीफ, प्लांट का लीफ जो है मेन पार्ट है, अगर लीफ ख़राब हो गई तो धीरे धीरे सारा प्लांट भी आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लीफ के द्वारा ही तो प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है, जिंदा रहता है, उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ लीफ के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो लीफ ख़राब होने हो जाती हैं तो इसके बाद जो पूरा प्लांट है वो भी ख़राब होने लग जाता है। तो यही होता है किसके साथ, भिंडी के पौधे के साथ भी। तो ये बीमारी किसके द्वारा होती है भिंडी में, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, और फैलाता कौन है इसको, इंसेक्ट फैलाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े फैलाते हैं इसको। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में कि
फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या चीज़ होती है? फूड पॉइजनिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले जो ऊपर एक लाइन आपकी दे रखी है इसको थोड़ा क्लियर करा देती हूँ मैं, कि यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं बेटा, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर देते हैं, ठीक है। इनको मारने के लिए उनको क्या मतलब, ये जो पौधों की सुरक्षा करते हैं ना हम लोग, अपने पौधों की सुरक्षा, तो ये कैसे होती है, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं जिनको आप पेस्टिसाइड्स बोलते हो, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हो। इन सब के कारण हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है, एक सिंपल तरीके से अगर बोलूँ आपको, तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है बेटा? फूड पॉइजनिंग मीन्स फूड का जहर बन जाना, ठीक है। फूड पॉइजनिंग मीन्स फूड का जहर बन जाना, ठीक है, ये वाला टॉपिक, फूड का जहर बन जाना। अब इसमें देखिए क्या है कि Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff, ठीक। बूझो ने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया एक पार्टी में और उसने बहुत सारे मतलब फूड बनाए थे वहाँ पे, बहुत वेराइटीज़ के फूड बनाए थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। जब वो घर गया तो क्या क्या उसने, वो मतलब पार्टी ख़त्म होने के बाद, पार्टी को खाने के बाद, पार्टी में जो भी चीज़ें बनी थी उन्होंने सबने खाई, तो जो बूझो है वो घर गया तो उसे क्या हुआ, वॉमिटिंग होने लग गई और वो तुरंत हॉस्पिटल चला गया, ठीक है। द डॉक्टर्स ये देखिए, द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने क्या कहा उसको, कि ये जो कंडीशन हुई है आपकी, वो किसके कारण हुई है? फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? फूड पॉइजनिंग होती है कि अगर हम ऐसा खाना खाएं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो इस खाने को खाने से हमें क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी खाने में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो उसको स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं। क्लियर। तो इसलिए उससे क्या, वो फूड क्या बन जाता है हमारे लिए? जहर, और उससे हमारी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। ओके। अब नेक्स्ट देखिए इसी पैराग्राफ में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करते, कुछ तो हेल्पफुल होते हैं, जैसे आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, और कुछ क्या करते हैं? हार्मफुल होते हैं। वो क्या करते हैं? टॉक्सिक यानी जहर को उसमें छोड़ देते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को क्या बनाते हैं? पॉइजनस बनाते हैं, यानी जहरीला बनाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, इसको खाने से हमारी डेथ भी हो सकती है। क्लियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इन फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रखें, सेव करके रखें, ताकि कि वो स्पॉइल ना हो। मतलब स्पॉइल मतलब सड़ गले ना, सड़े गले नहीं, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनपे, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, फूड पॉइजनिंग आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड को ख़राब किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। क्लियर। ओके। अब नेक्स्ट है आपका फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। जो हमने फूड बनाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है। तो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। हमने जो चैप्टर 1 था हमारा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में जो आपका था फूड प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वाला, उसमें क्या था, जब हम ग्रेन्स वगैरह कर देते थे, किसान मतलब खेतों से अनाजों को सुखा के और उसको भंडारण करते थे ना, स्टोर करके रखते थे सेफ, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके और उन्हें ख़राब ना कर सके, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बोल रहा है, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब हम वो तो था, वो ऐसा फूड था कि जिसको हम जो मतलब खेतों से लाया अनाज, जिसको कुक नहीं किया हुआ था, वो बिना कुक वाला फूड था, उसको हम स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। अब जो
कुक किया हुआ फूड है, यानी जो बना हुआ खाना है, उसको हम घर में कैसे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। यू नो दैट bread left unused under moist condition is attacked बाई फंगस, ठीक है। आप जानते हो कि जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड को अगर हम खुला छोड़ देंगे मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब उस पैकेट के अंदर बाहर की हवा चली जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है। तो वो जो ब्रेड का पैकेट हम कभी खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या अटैक कर लेते हैं, फंगस। फंगस देखा होगा आप, ग्रीनिश कलर का, उसमें बिल्कुल इसी कलर का, देखिए जैसे मैंने आपका ये पेन यूज़ किया है, ये कलर का, इस कलर का, इस कलर का, एक मिनट बेटा, हाँ, इस कलर का, ये इस कलर की आपको ब्रेड में कुछ दिखता है, ग्रीनिश कलर का, ठीक है। तो वो क्या है, फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, क्लियर। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, ठीक है। जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसको आप कैसे पहचानते हो, सबसे पहले तो उसकी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको खाओगे तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होगा, यानी गंदा सा बैड टेस्ट होगा उसका, क्लियर। नेक्स्ट है कि इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या फूड स्पॉइलिंग एक केमिकल रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, जैसे एक सब्सटेंस होता है, कोई एक पदार्थ होता है, और या दो पदार्थ होते हैं कोई भी, तो वो दोनों आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमें दिखती नहीं होते हुए, ये रिएक्शन हमें दिखती नहीं है होते हुए, जैसे आपने खाना बनाया तो आपने दाल बॉईल करने के लिए रखी, उसमें आपने नमक डाले, मसाले डाले, सब कुछ डाला, प्याज टमाटर सब कुछ डाला, जब पक के दाल कंप्लीट हो जाती है तो दैट इज़ केमिकल रिएक्शन, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो आप देखिए नीचे कि पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। जो पहेली थी उसने क्या किया जो पहेली थी उसने क्या किया, कुछ मैंगो लाई खरीद के, और वो उन्हें कुछ दिनों तक खा नहीं पाई, ठीक है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। उसने कुछ दिनों बाद क्या देखा उस मैंगो के ऊपर, कि वो सड़ गल गए और उनसे स्मेल आने लग गई, क्यों, क्योंकि वो रोटन हो गए, यानी वो सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। अब उसे लगा कि जैसे आपने देखा होगा कि अचार बनाते हैं हम लोग घरों में, तो पहेली को भी यही लगा कि जब वो मैंगो लाई मार्केट से ख़रीद के और उसने कुछ दिनों तक रखा तो वो मैंगो ख़राब होने लग गए थे, लेकिन वहीं उसने देखा कि अरे ये तो मैंगो का अचार भी बनता है, ठीक है। तो पिकल मतलब अचार, तो मैंगो का अचार भी बनता है और अचार कभी ख़राब नहीं होता, क्यों नहीं होता। वो कंफ्यूज हो गई कि अरे यार ये मैंगो तो ख़राब हो गई, लेकिन मैंगो का अचार क्यों ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके रीज़न को हम देखते हैं। Okay, let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganism. अब देखते हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक से बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केमिकल मेथड, सबसे पहला कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड है सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। कि जो सॉल्ट और ऑयल होते हैं, जो घर में सॉल्ट एंड ऑयल होता है, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मतलब एक तरीके से रोक देता है, क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, या उन्हें पनपने ही नहीं देता है। इसीलिए आपने देखा होगा अचार में नमक भी डाला जाता है खूब, और ऑयल भी डाला जाता है, क्लियर। ओके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित रखने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ऑयल एंड उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट दैट अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, पिकल के ऊपर सॉल्ट डालते हैं या एसिड लाइक कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जिससे कि अचार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैक से दूर रहे, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स।
अब ये देखिए, ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। ये क्या हैं आपके? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो क्या हैं? केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व रखने के काम आते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वेस्ट टू चेक देयर स्पॉइलिस। ठीक है, तो ये जैम वगैरह जो आपके बनते हैं, इनमें भी ये चीज़ें क्या होती हैं? यूज़ होती हैं। कौन क्या होती हैं? ये कौन से केमिकल यूज़ होते हैं? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में पाया जाता है बेटा, जो आपके आप दाल सब्जी इनमें जो नमक डालते हो वाइट कलर का, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। और इसको साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो क्लियर? इसको देखते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। ठीक है, कि जो कॉमन सॉल्ट होती है उसको हम मतलब नॉनवेज होते हैं उनको कुछ दिनों तक सेफ़ रखने के लिए क्या करते हैं? उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को क्या किया जाता है? कि कवर किया जाता है नमक से, नमक के कपड़े से या किसी से भी नमक की एक लेयर बना के उसको कवर किया जाता है ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो न कर पाएँ। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो और टमरिंड, इन सब को यूज़ करने के लिए भी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, सॉल्ट मतलब एक केमिकल क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर भी एक क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है। देखते हैं कैसे है कि जैम्स, जेली एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। ठीक है, अब आपने कभी जैम तो खाया, आपने जेलीज भी खाई, आपने स्क्वेसेस का मतलब होता है कि जो आपके ड्रिंक्स होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे आपने वो सुने होंगे क्या, मिरिंडा हो गया और फैंटा हो गया, ये सब आपके क्या हैं? स्क्वैशेस हैं। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? ये इनको किस चीज़ से प्रिजर्व किया जाता है? शुगर से। शुगर रिड्यूस द मॉइस्ट कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। शुगर क्या करता है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है? कम करता है, रोकता है, और जिससे कि उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं जम पाते, मतलब नहीं पनप पाते। ओके। अब नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक, अब जो ऑयल होता है और जो विनेगर होता है उसको वो कैसे करके हमारे फूड मटेरियल को सेफ रखता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, एक मिनट है, ये वाला बेटा, ये वाला। ठीक है, ये वाली लाइन कि यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, जो ऑयल और विनेगर होते हैं वो भी वही करते हैं क्या? वो बैक्टीरिया को वहाँ उसमें पनपने नहीं देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम वेजिटेबल्स को सेफ़ रख सकते हैं, फ्रूट को सेफ़ रख सकते हैं, फ़िश और मीट को भी इससे सेफ़ रखा जा सकता है इस मेथड से। ठीक है, किस मेथड से? ऑयल और विनेगर के मेथड से। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर के द्वारा भी हम पदार्थों को, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिजर्व रख सकते हैं, सेफ़ रख सकते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न ना हो पाए। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपनी माँ को कभी देखा होगा कि दूध को कैसे रख देती हैं वो जमा करके, मतलब पहले दूध को उबालती हैं और उसके बाद रख देती हैं। दूध फटता नहीं है, कहीं एक दिन तक फट नहीं जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग किल मैनी ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे? दूध को गर्म करने के लिए, कि जब हम दूध को जब हम बॉइलिंग का प्रोसेस करते हैं फूड मटेरियल में, तो बॉईल होने के कारण भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी तरीके से हम, इसने बोला था ना टेम्परेचर एंड कूल, यानी हीट एंड कूल। तो हीट तो हो गया बॉइलिंग करना, और कूल मतलब रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह जो होते हैं आपके, उसमें हम फूड मटेरियल को ठंडे जगह में रखते हैं ताकि कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लो टेम्परेचर होता है, यानी जो ठंडा वाला टेम्परेचर होता है, वो भी क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को
बढ़ने से रोकता है। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो गर्मी में नहीं पनपते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो सर्दी में नहीं पनपते। क्लियर हो गया? ओके। जैसे अब इसका यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगी आपको। जैसे आजकल आपका लॉकडाउन है, ठीक है, किसकी वजह से? कोरोना वायरस की। तो जो कोरोना वायरस है बेटा, वो भी क्या करता है, वो हीट में नहीं पनपता। हीट में क्या हो जाता है, वो मर जाता है, किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आजकल सब चीज़ गरम गरम चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अदरक वगैरह अपने खाने में अदरक का यूज़ कर सकते हैं, लहसुन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गरम वाली चीज़ों को यूज़ करना है, गरम पानी से नहाना है, कपड़े भी गरम पानी से धोने हैं, जिससे कि वो वायरस आप पे अटैक ना कर पाए। क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ये आपका पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। ठीक है। अब पॉस्चुराइजेशन क्या होता है? ये एक मेथड है बेटा, ये भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। इससे क्या होता है, जैसे दूध आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, दूध को क्या करा जाता है, पहले तो उसको बहुत गर्म किया जाता है, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किया जाता है। कितनी देर के लिए? 15 to 30 सेकंड के लिए, यानी 15 to 30 सेकंड के लिए उसको 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और सडनली तुरंत उसको क्या किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है, और तब उसको स्टोर किया जाता है, ताकि कि वो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पनप ना सके। ठीक है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो पास्चुराइजेशन का मेथड है वो किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और तुरंत क्या किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है। ठंडा, चिल्ड मतलब बहुत ठंडा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? लुई पास्चर ने। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज कैसे किया जाता है? स्टोरेज एंड पैकिंग। तो दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सेलर एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। आजकल आपने देखे होगा कि कई सब्जियां, कई चीज़ें आपकी किस में आती हैं, पैकेट में बंद आती हैं। ठीक है। जैसे फ्रूट्स भी पैकेट में बंद आते हैं, आपने मशरूम देखे होंगे, मशरूम भी बंद डिब्बे में आते हैं, कई ऐसी चीज़, मटर आते हैं। तो ये भी आपके बंद पैकिंग में, ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। ठीक है। इस एयर टाइट का मतलब होता है कि बाहर की एयर अंदर ना जा पाए। तो ऐसा टाइट पैक करने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें नहीं पनपते, कुछ पदार्थों में। ठीक है, कुछ फूड मटेरियल्स के लिए। ओके। अब आपका लास्ट है, मतलब लास्ट ही होगा शायद इस चैप्टर का। तो लास्ट है आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट क्या है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमने ऊपर आपको जब बताया था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी आपको कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, यानी उर्वरता, सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ऊपर। क्लियर? मैंने आपको बताया था सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कैसे सॉइल की उर्वरता को ये बढ़ाते हैं वो हम इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधों के लिए यूज़ करना। ठीक है। अब पौधे तो ऐसे सांस के द्वारा या इस तरीके से तो नाइट्रोजन को सीधे ले नहीं सकते। ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट होती है? 78%। कितने परसेंट पाई जाती है नाइट्रोजन? 78%। ठीक है। 78% हमारी क्या पाई जाती है? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस 78% को जो प्लांट होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं। ठीक है। उन्हें ज़रूरत तो होती है, लेकिन वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं। तो वो लेते कैसे हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इसी बारे में हम इस टॉपिक में, इस पॉइंट में पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आपने क्लास 6 and 7 में बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में तो पढ़ा होगा।
ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, मतलब आप किस लिए जानते हैं इसको, कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स बनाता है, प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाता है, किनमें, लेग्यूमिनस प्लांट। आप बोलोगे कि लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बेटा, वो होते हैं दालें, ठीक है। जो जितनी भी दालें हैं उनको साइंस में क्या कहते हैं, उनको किस फैमिली में रखा जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है। जो दालें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं हमारी, उन सबको किस फैमिली में रखा जाता है, प्लांट्स में फैमिली होती है ना, जैसे हमारी फैमिली होती है अलग अलग, तो एनिमल्स की अलग फैमिली होती है, हम ह्यूमन बीइंग की अलग फैमिली होती है, तो ऐसे ही प्लांट्स की भी अलग अलग फैमिली होती है, ठीक है। तो जो दालें होती हैं हमारी, वो सब किस फैमिली में रखी जाती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स जो दालें होती हैं, जैसे पल्सेस, कुछ भी, पीस हो गया आपका, ग्रैम हो गया, पीस मतलब मटर, ग्रैम मतलब चना, ये सब जो दालें हैं आपकी, इनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है, किसकी, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, यानी जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, जो जितनी भी दालें हैं, उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरियम राइजोबियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया इनकी जड़ों में रहता है, जैसे ये दालों की जड़ें हो गई ना, ऐसी ऐसी, ठीक है, ये जड़ें हो गई, इन जड़ों में यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, क्लियर। ये क्या करता है वहाँ पर, रिकॉल द राइजोबियम लिव इन द रूट ऑफ न्यूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। आपने पढ़ा था ये 6th-7th में कि जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों के नोड्यूल्स में रहता है, जड़ों में रहता है, ठीक है। सच एज बीन्स एंड पी with which it has a symbolic relationship। अब symbolic relationship क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। symbolic relationship क्या होता है बेटा, symbolic relationship होता है, जैसे हमने आपको 6 में पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें ऑटोट्रॉप भी थे, हेट्रोट्रॉप भी थे, सिम्बायोटिक भी थे, बहुत सारे थे ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जो दो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पे एक दूसरे की मदद करती हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे कि आपने हेट्रोट्रॉप वाले में पढ़ा था। हेट्रोट्रॉप क्या होता है, हेट्रोट्रॉप मतलब जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ना, ऐसे एनिमल जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो दूसरों पे डिपेंड रहना मतलब, जिसमें आपने एक पैरासाइट भी पढ़ा था, अमरबेल 6 में, याद करो ज़रा, अमरबेल पढ़ा था आपने एक एग्जाम्पल पैरासाइट में। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो अमरबेल होती थी, जो कैस्कटा प्लांट, अमरबेल को क्या बोलते हैं, कैस्कटा प्लांट, तो वो क्या करता है, वो जिस भी पेड़ पे रहता था उस पेड़ को कोई फ़ायदा नहीं देता, बस उस पेड़ से सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता था, ठीक है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी की जड़ों में रहता है तो वो उसको भी फ़ायदा देता है और अपने आप भी उससे फ़ायदा लेता है, ठीक है। कैसे, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये आपका पी प्लांट है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक, इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया इसकी जड़ों में रहता है और इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर में हमारी 78% नाइट्रोजन होती है, इसको डायरेक्ट गेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको डायरेक्ट गेन करता है, ठीक, क्या करता है, डायरेक्ट गेन करता है। और डायरेक्ट गेन करता है तो क्या बनाता है, उस नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो उसको मिट्टी में ऐसा बना देता है कि बिल्कुल जो प्लांट की जड़ें उसको सोख पाएँ, ठीक है। जिससे कि ये जो प्लांट की जड़ें हो गई, ये उस नाइट्रोजन को क्या करे, सोख पाए, क्लियर। और ये तो बैक्टीरिया उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पौधा है वो क्या कर रहा है, वो पौधा उस बैक्टीरिया को रहने के लिए क्या दे रहा है, जगह दे रहा है। तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो पौधा है, जो प्लांट है, मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट है, जो दालों का पौधा है कोई भी, वो उस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। तो यही है बेटा इसमें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका यही है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम बनाया हुआ है आपका।
ओके, ये तो हमने पढ़ लिया था, काफ़ी पीछे आ गए हम। अच्छा, अब आपका पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपकी जो नाइट्रोजन साइकिल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा, ठीक है।